नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। देखो, ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में काम में आता है। ठीक है, चित्रकला में सबसे पहले मेरी बात ये ध्यान में रखना, इजी वे में पढ़ना। ठीक है, जितनी भी क्लासें मैं ले रहा हूं, जितनी भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे पेड कोर्स से पढ़ रहे हो या कैसे भी, आप एकदम इजी वे में पढ़ना। जितना इजी वे में पढ़ोगे उतना अच्छी तरीके से याद होगा, ज्यादा याद होगा, है ना। चित्रकला में प्रश्न कैसे बनते हैं सुनो। चित्रकला में प्रश्न बनते हैं एक तो स्वर्ण काल से संबंधित, ठीक है। एक प्रश्न बनते हैं आपके चित्रकार से संबंधित कि कौन सा चित्रकार कहां से संबंधित है। फिर प्रश्न बनते हैं आपके कि कौन सी चित्रकला में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं, कौन से वृक्ष प्रयुक्त हुए हैं, ये सारे चित्रकला का प्रारंभ कहां से हुआ है, ये सारे। तो अपनी लगभग 5-6 क्लासेस मैं लूंगा चित्रकला की। मैं पहले भी 2 बार चित्रकला पढ़ा चुका हूं अपने इस चैनल पे, और हर बार ही कुछ ना कुछ अलग पढ़ाया था। ठीक है, इस बार भी अपन उसी मतलब और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हमें भी लगता है कि और इंप्रूवमेंट करना चाहिए जैसे जैसे, तो और भी बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे आपको थंबनेल से ही पता लग रहा है, ठीक है, कि थंबनेल में भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, चैनल के स्तर में भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो सारी चीजों में हम भी जो है अच्छी तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों के चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सभी में काम आना है। देखो, आज की क्लास लेट हुई है, कल की क्लास भी लेट होगी थोड़ी सी। अभी सीधी सी बात बताऊं ना, तो इलेक्शन का समय है और मेरी जो सरकारी दायित्व है वो बढ़ चुके हैं। फिर भी मैं क्लास आपको सप्ताह में सोमवार से गुरुवार बोला है ना, सोम मंगल बुध गुरु 4 बोला है। मैं कोशिश करूं कि 5 ही दूं आपको, 4 तो फिर भी आपकी है ही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सबको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, सरकारी दायित्वों के साथ में मुझे ये भी दायित्व निभाने हैं, सारी चीजें हैं। तो फिर भी अपन सप्ताह की 4 क्लास आपको का, यानी आपकी नियमितता पक्की है। ठीक है, वो चीज आप बिल्कुल ही चिंता मत करो, सप्ताह की 4 तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? चित्रकला। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ कि अपने क्या है, कौन इतना हुए रे, ये सारणी बनाना। आज अपन सारणी बनाना इसमें सीखेंगे इस क्लास के अंदर ही। और वो सारणी याद हो गई आपको तो चाहे आप आरएस देके आ जाओ, उसमें से सवाल बनते हैं और उसमें से सवाल आपके गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न बन सकते हैं उनमें देखो क्या है कि सबसे पहले प्रश्न क्या बन सकते हैं। देखो, चित्रकला में कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बताया। देखो, सबसे पहला राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, ये बना भी है और आगे भी बनेगा, और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि चित्रकला पढ़ो, आराम से आनंद के साथ पढ़ो। ठीक है, आराम से आनंद के साथ पढ़ो। तो यही ध्यान रखना आपको कि वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने। चित्रकला की क्लास में अपना पहला ही फैक्ट अपन पढ़ रहे हैं कि चित्रकला का, राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। यदि पूछे आपको कि इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन कब किया है, तो ध्यान रखना 1916 में किया है। 1916 ईस्वी के अंदर किया है। यदि ये पूछ ले कि वैज्ञानिक विभाजन जो इन्होंने किया है वो कहां मिलता है, तो एक पुस्तक का नाम याद रखना, राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स, इसके अंदर इन्होंने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया है। ठीक है, डायरेक्ट पूछते हैं। विभाजन का मतलब है कि अलग अलग श्रेणियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह पे बढ़ जाएगी। जैसे अपने चित्रकला के अंदर 4 स्कूलें पढ़ेंगे, तो 4 स्कूलें पढ़ते हैं तो वो एक तरह का विभाजन ही है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। राजपूत पेंटिंग्स, ये याद हो गया। यहां से हाथों हाथी आनंद के साथ याद करो, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। राजपूत पेंटिंग्स, देखो राजपूताना कहते थे कि नहीं कहते थे राजस्थान को पहले, तो राजपूत पेंटिंग्स के अंदर 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन किया। चलो, ये चीज हो गई याद। अब आगे ये चीज याद हो गई। अब ये जो है, ये जो इस बॉक्स के अंदर आपको फैक्ट दिख रहे हैं, ये स्तरीय फैक्ट है। ठीक है ना, नॉर्मली इनको अपन नहीं पढ़ते और नॉर्मली एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, लेकिन जब पूछता है तो ये स्तरीय प्रश्न बनता है। ये मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, हर किताब वाला इसे मेंशन भी नहीं करता, हर किताब में मेंशन भी नहीं होती ये चीज, लेकिन ये स्तरीय है। अब ये स्तरीय क्या है कि राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो इन अलग अलग नामों में अपन को ज्यादा नहीं, ये 3 याद करने कि ये जो है किसके अनुसार क्या कहा है। देखो, गांगुली पांगुली ये भी आया हटे सारे,
ठीक है, सौरव गांगुली नहीं है, और जो है गांगुली और हेवेल द्वारा इसे राजपूत शैली कहा गया। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अपन ने यहां पे भी राजपूत पेंटिंग्स पढ़ा है, तो इसी से रिलेटेड राजपूत शैली किसने कहा है? गांगुली और हेवेल ने कहा है। ठीक है, एनसी मेहता ने कहा है हिंदू शैली। एनसी मेहता जी ने कहा है हिंदू शैली। ठीक है, हिंदू शैली किसने प्रयोग किया है शब्द? मेहता जी ने। रामकृष्ण दास द्वारा राजस्थान शैली शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखो, अब देखो यहां पे है ना, रामकृष्ण दास द्वारा, यानी कि रामकृष्ण और राजस्थान, इससे अपन को लिंक करना है कि रामकृष्ण जी राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, रामकृष्ण जी राजस्थान में रहते हैं। अब बात तो वैसे पूरी राजस्थान की हो रही है, लेकिन राजस्थान शब्द आप लोग को सभी को पता है कि बाद में अस्तित्व में आया था, है ना। तो पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना, ये बात भी आप लोगों को कह दूं, क्योंकि मैं भी देखो क्लास लेते समय पूरी क्लास में खो जाता हूं, आपको भी खो जाना है। ठीक है, तभी ये कारगर सिद्ध होगी। आओ देखो, गांगुली और हेवेल ने क्या कहा है? राजपूत शैली। जब ये क्लास हो जाए फिर मनन करना कि सबसे ऊपर लिखी हुई थी लाइन गांगुली और हेवेल राजपूत शैली लिखा था, उसके बाद में सर ने लिखा था हिंदू शैली, जिसमें कहा था कि मेहता जी ने कहा है हिंदू शैली, यानी कि एनसी मेहता। एनसी मेहता जी ने क्या कहा है? हिंदू शैली शब्द प्रयोग किया है। और रामकृष्ण जी तो राजस्थान में रहते हैं, बस अपर रामनिवास जी मारसा है नहीं, वो याद रख लियो कि रामनिवास जी राजस्थान में रहे। ठीक है, अपर रामनिवास जी जगह रामकृष्ण जी याद रख लियो, बस हो गया। और क्या है कि गौरव सर गांगुली, देखो ग से गांगुली, ग से गौरव सर राजपूत शैली, गौरव सिंह घाणेराव राजपूत शैली, बस हो गया याद। और क्या है? मेहता जी, मेहता जी हिंदू शैली है। बस ये हाथों हाथ ही आप लोगों को यहाँ पे इस स्लाइड का हो गया निवेड़ा। हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गई ना। अब क्या है, ये कठिन चीजें थी जो आप लोगों को याद हो चुकी है। क्या याद किया है? अरे राजपूत शैली किसने कहा है? गांगुली जी ने कहा है, गांगुली और हेवेल। फिर हिंदू शैली किसने कहा? मेहता जी ने कहा है। और रामकृष्ण जी तो राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान शैली शब्द प्रयोग किया है। राजपूत पेंटिंग्स के अंदर 1916 में वैज्ञानिक विभाजन। काटो नीरगो, ले स्क्रीनशॉट, बड़ा आगे यूं ही तो वह। और जिसने कंटिन्यूटी रख ली ना, साथ साथ मेरे चल गया, मेरी क्लास के साथ साथ भी वो चल गया ना, तो उसकी वैकेंसी आने तक तो उसका कोर्स कंप्लीट है। और फिर तो दे धड़ाधड़ रिवीजन, दे धड़ाधड़ रिवीजन, बस फिर तो चौके छक्के ही मारने। अंतिम जो ओवर होते हैं ना क्रिकेट मैच में, उनमें हिटिंग की जाती है। फिर अपने भी हिटिंग करेंगे। अंतिम मैच, अंतिम बॉलों में, अंतिम गेंदों में हिटिंग करते हैं ना, वो स्कोर अलग ही फिर पहुंचता है। फिर वो तो बोनस के अंक होते हैं, बोनस के रन है सारे, तो आप लोगों को भी बोनस के बटोरने हैं। ठीक है, और ये चित्रकला का बेसिक है। ठीक है ना, ये भी चित्रकला का बेसिक है। अब देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जनक पिता जो कह सकते हैं वो पढ़ना चाहिए पहले। तो देखो, राजस्थान की चित्रकला का जनक, वैसे राजस्थान का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, लेकिन राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, यहां पे बात हो रही है राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। चाहे राजस्थानी चित्रकला का पूछे आपको, चाहे स्थापत्य कला का पूछे, राजस्थान में कला प्रेमी जो शासक हुए ना, उनमें सबसे सर्वोच्च जो दर्जा है वो राणा कुंभा के पास है। तो यहां पे भी आपको क्या ध्यान में रखना है? राणा कुंभा, राणा कुंभा। तो राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाएगा? राणा कुंभा को कहा जाएगा। भारत की चित्रकला का जनक पूछे ना, तो ध्यान रखना राजा रवि वर्मा। किसे? राजा रवि वर्मा को, भारत की। वैसे भारत का आपको राजस्थान से रिलेटेड में पूछेंगे नहीं, लेकिन अपन राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो भारत का भी साथ में एक देख लेते हैं फैक्ट, क्योंकि यहां पे आपको पूछेंगे तो राणा कुंभा पूछा जाएगा। चाहे मेवाड़ का कह दो, चाहे राजस्थान का कह दो, राणा कुंभा तो आपको पढ़ना ही है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, देखो आधुनिक पूछे यानी कि अब के युग में भी आएगा आधुनिक, कहने मतलब वो है, तो मास्टर जी ने याद रखना। क्यों मास्टर लिखना आगे, फिर ध्यान रखना कुंदन लाल मिस्त्री। क्या ध्यान रखोगे? कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है, आधुनिक में पूछे तो कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार। ठीक है, अब देखो किसी को सम्मान देना, प्रथम यानी कि वो बढ़िया काम किया होगा उसने, तो श्री से शुरू करना है भाई, सम्मान देना है किसी को। श्री से शुरू करने का मतलब है यहां पे आपको करना है श्रृंगधर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? श्रृंगधर। यदि पहला चित्रकार पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगधर। ठीक है, इस श्रृंगधर जो चित्रकार है, इसका उल्लेख ये मरु प्रदेश में था वैसे,
मरु प्रदेश उस समय, अच्छा अभी वाला मरु प्रदेश वो जो बात चर्चा चल रही है वो नहीं, उस समय मरु प्रदेश कहलाता था, तो ये मरु प्रदेश में था। और इसका जो उल्लेख किया है वो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किया है। ठीक है, तारानाथ ने उल्लेख इनका किया है, श्रृंगधर का, ये नाम याद रख लेना। अब आगे राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं ये चित्रित ग्रंथ वाला। ठीक है, ले लिया, हटूं क्या सामने से, ले। ओके, अब देखो, अब पूछे आपको राजस्थान का प्राचीन, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इस सबसे नीचे वाली पंक्ति की। ठीक, इसकी बात हो रही है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछते हैं। तो देखो यहां पे आपको दो तीन वैसे ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले यहां पे ये ध्यान में रखना है, राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछते हैं तो एक नाम तो आपको ध्यान रखना है, ओग निरुक्ति वृत्ति। ठीक है, ओग निरुक्ति वृत्ति। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है, और एक और क्या ध्यान रखना है, 10 वैकलिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकलिक सूत्र चूर्णी, ये दोनों के दोनों ग्रंथ, यदि आपको इनका ध्यान रखना हो कि इनका क्या सन था, तो ये ध्यान रख लेना 1070 ईस्वी के आसपास। ठीक है, लगभग। और ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ है वो जैसलमेर के अंदर है। कहां है? जैसलमेर के संग्रहालय के अंदर ये पड़े हैं। ठीक है, पांडुलिपियां बहुत है वैसे भी, जैसलमेर का जो फोर्ट के अंदर जो संग्रहालय बना हुआ है उसमें ये वहां पे है। अब ये तो है राजस्थान के पहले, आप कह सकते हो। यहीं पे एक और चीज बनती है, वो ये बनती है, आपको पूछा जाता है कि मेवाड़ का पहला कौन सा था। ठीक है ना, मेवाड़ का पहला कौन सा था, तो ये सभी को लगभग याद रहता है, ये सभी को याद रहता है। इसका नाम क्या था? श्रावक। आप लोगों को देखो श्रावक बोलते ही मेरे को पता है कि जो पढ़ने वाले रेगुलर है उनको ध्यान में आ चुका है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, कब था? 1260 में। अच्छा, पूछे किसके समय? तो तेज सिंह। ठीक है, और ये पूछे कि किसने इसको चित्रित किया, तो कमल चंद्र। ठीक है, चित्रित किसने किया पूछे तो कमल चंद्र, तो ये ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा एक और है, मेवाड़ का ये पहला प्राचीन कह सकते हो आप। और दूसरा पूछे तो ध्यान रखना सुपासनाहचर्यम। क्या है? सुपासनाहचर्यम 1423 के अंदर। वैसे है तो क्या उसका नाम सुपार्श्वनाथ चरित, ये बाद में कर दिया है, ओरिजिनल जो नाम था वो सुपासनाथचर्यम ही था, और 1423 में राणा मोकल के समय। ठीक है, ये दूसरा है। वैसे मैं मेवाड़ पढ़ाऊंगा जब आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, वो लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। पर ये जो है प्राचीन ग्रंथ, चित्रित ग्रंथों में आपको याद रखना ही है। ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। चलिए आगे। अब देखो, वैसे तो मैं आपको हर स्कूल जो पढ़ाऊंगा, स्कूल का मतलब है कि क्षेत्र विशेष के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया था, तो उन्हें स्कूल के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल। ठीक है, और नए जिलों का इन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, आप रिलैक्स होके पढ़ो आराम से। चित्रकला वगैरह ये चीज जो है उसी टाइम के अनुसार ही पढ़नी है। अब देखो, उस समय के चित्रकार तो अपन जब जो स्कूल पढ़ेंगे उसमें पढ़नी है अपन को, है ना, जो स्कूल पढ़ेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ये है आधुनिक चित्रकारों की बात है। अच्छा, आधुनिक का मतलब यूं नहीं है कि अपार हाथे उठे बैठे हमें चाय पीवे या नाश्तो करे, ए नहीं। आधुनिक का मतलब है कि मतलब आप इस युग में कह सकते हो। और चित्रकला तो जब से चली आ रही है, 1070 का ग्रंथ अपन ने देखा है। ठीक है ना, तो आधुनिक का मतलब है कि आधुनिक परिवेश के आधार पर भी चित्रकार चित्रकारी करते हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो। अब यहाँ पे क्या सर, ये क्या है? गाबू गोबी सोनी भैंस, पर ये क्या लिखा है आपने? गाबू गोबी क्या कर रखा है? बताऊंगा इसको, जो पुराने खिलाड़ी है, जो पुराने जिंजीडियंस है, उनको पता है। देखो, मैं दो पैटर्न से पढ़ाता हूं, एक पैटर्न है ट्रिक, एक है साधारण। ट्रिक से भी साधारण चीजें निकलती है, डायरेक्ट साधारण याद होते हैं तो दी बेस्ट है, मैं कहता हूं बेस्ट है। नहीं याद होती है तो फिर अपने ट्रिक वाला काम है। ठीक है, तो मैं वैसे मुझे ये ट्रिक आप यूं कह सकते हो बचपन से याद है। क्यों? जब तैयारी शुरू की वो बचपन ही तो था, अब आ गए हैं प्रौढ़ावस्था में भली, लेकिन जब हमने तैयारी शुरू की वो हमारा बचपन था।
आपने तैयारी शुरू की तो वो आपका बचपन है। तो ये जो है ये इससे याद हो जाता है, इससे क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो आधुनिक चित्रकारों के अंदर सबसे पहले ये याद करना, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, बिल्कुल आसान है। गाबू गोभी सोनी भैंस पर, ऑब्लिक ऑब्लिक लगाना है बीच में। अब ये क्या है सर, गाबू गोभी, तो देखो इस गा से लिखना है गांव, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है इससे लिखना बील, ठीक है। पहले मैं आपको करना बता रहा हूं कि इसको छांटना कैसे है, डिस्क्राइब कैसे करना है। फिर इसको लिखना नीड, ठीक है। और इसको तो भैंस, भैंस को तो भैंस ही लिख देना, क्योंकि भैंस का अपन जोर ज्यादा कर नहीं सकते, भैंस के आगे अपना जोर थोड़ी चलेगा यार, तो भैंस को भैंस ही लिख देना। अब देखो गाभू, ठीक है। तब इसके पास में लिखो, ये देखो यहां पे मैंने लिख भी रखा है ये भूर सिंह शेखावत, ठीक है। भूर सिंह शेखावत, मैं बता रहा हूं आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो यानी कि गांवों का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। ये प्रश्न ऐसे कैसे बनते हैं, मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। गांवों का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। हो गया इसका काम पूरा, ठीक है। आओ इस पे, ये क्या है, बीलों का चितेरा, ठीक है। ये क्या है, बीलों का चितेरा। तो देखो बीलों का चितेरा किसे कहते हैं, तो गो से लेना है आपको, गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल, ठीक है। ये बीलों का चितेरा, ये भी हो गया काम, ठीक है। अब आओ आप आगे कि यहां पे क्या है, नीड का चितेरा, ये देखो नीड का चितेरा, सौभाग्यमल गहलोत। तो यहां से ये 100 ऐसे छो लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन आप जो है व्यवस्थित लिखना इसको, सौभाग्यमल गहलोत। तो ये हो गया नीड का चितेरा वाला भी काम पूरा, ठीक है। अब यहां पे क्या आया, भैंस का चितेरा, कि भैंस का चितेरा यानी कि यहां पे भैंस पर लिखा है ना, तब यहां पे क्या लेना है आपको, परमानंद, परमानंद चोयल। ये जो 4 मैंने आपको ट्रिक से बताए हैं, ये मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न आपके इजी करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, ये पैटर्न किसी को याद नहीं हो, गोली मारो, ठीक है। आओ इधर सिंपल तरीके पे, क्या है, गांवों का चितेरा, गांवों का चितेरा किसे कहते हैं, भूर सिंह शेखावत, यही बताया है, ठीक है। बीलों का चितेरा किसे कहते हैं, गोवर्धन लाल। देखो बीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, ये कहां डिस्क्राइब किया, इसको ये रहा गोवर्धन लाल, ठीक है। नीड का चितेरा किसे कहते हैं, सौभाग्यमल गहलोत, ये रहा सौभाग्यमल। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, परमानंद चोयल, ये रहा परमानंद। ये 4 तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है पत्थरों का चितेरा, तो पत्थरों का चितेरा कहा जाता है अर्जुनलाल प्रजापति या अर्जुनलाल प्रजापति कर देना, ठीक है। और श्वानों का चितेरा ये कहा जाता है जगमोहन मथोड़िया, ठीक है। तो आपको वैसे ट्रिक से याद नहीं हो, तो ट्रिक से याद हो जाए तो ये 2 ही एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, और ट्रिक से याद नहीं हो तो पूरे पूरे 6 कर लेना। ये 6 वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ये आधुनिक चित्रकार है और ये पूछे जाते हैं, गलती नहीं करनी है। क्लास जैसे आती है हाथों हाथ याद करना है, ढिलाई नहीं बरतनी है। जैसे ही क्लास मैं मिस कर दूं ना, तो आप मिस कर सकते हो, बाकी मैं क्लास मिस नहीं कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मिस नहीं करनी है। जितनी पंक्चुअलिटी रखोगे, जितनी रेगुलरिटी रखोगे, उतने ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये जो शांति काल है, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट समय है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो बड़ा आगे, थोड़ा पानी पी लो, ले स्क्रीनशॉट लो। यहां तक क्लियर, ठीक है। चित्रकला के अंदर अब देखो ये क्या चीज है, ये है आप लोगों को पूछा जाता है कि राजस्थान की चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है। राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया। स्कूल का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष के अंदर उससे रिलेटेड, यानी कि उसकी विशेषताएं जहां जहां देखने को मिलती है, तो वो क्षेत्र आ जाएंगे, उस स्कूल के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो इन स्कूलों में आपको बिल्कुल आसान है, याद कितना रखना है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाडोती स्कूल, ठीक है। इन 4 भागों में ही बांटा गया है, इन 4 स्कूलों में बांटा गया है। अब इन स्कूलों के अंदर सवाल कैसा बन सकता है वो भी सुनो। सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है इस स्कूल के अंतर्गत है कि नहीं है, सुसंगत है कि असंगत है, ठीक है, इस तरीके के। फिर बाद में विशेषताओं वाले सवाल आएंगे ना, वो अपन अभी डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे,
उसके अंदर आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को ये ध्यान में रखने हैं चीजें, ठीक। अब देखो मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ यानी कि मेवाड़ वाला एरिया पूरा का पूरा आएगा, ठीक है ना, मेवाड़ वाला सारा का सारा एरिया आ रहा है। अब इसमें मेवाड़ में क्या है, उदयपुर है, नाथद्वारा है, चावंड है, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा। अब ये देखो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र ये भी इसके अंदर ही आता था मेवाड़ में, बागोर, बेंगू, केलवा, ठीक है। ये वर्गीकरण स्पेशली मैं आपको बता दूं कि मेरे मन से किया हुआ नहीं है, 10th की आरबीएससी की जो किताब है, ठीक है ना, उसके अंदर भी यही वर्गीकरण ये दे रखा है। तो उसके आधार पर ही समझो आप, अपने वन लाइनर में भी है, ये आरबीएससी वाली पुस्तक में भी अपन ने दिया है, ठीक है। मारवाड़, अब मारवाड़ यानी जोधपुर के साइड वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना, मारवाड़ गोड़वाड़ कहते हैं जैसे। तो इनमें क्या क्या, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़। अच्छा, किशनगढ़, अजमेर, नागौर ये भी इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, गानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया। अब आप लोगों के दिमाग में आ जाए क्या सर डीडवाना कुचामन किम जाए, ठीक है सर, केकड़ी किम जाए, तो वो या तो ऐसे याद रखना कि वो जिस जिले से टूटा है वो जिला जिस तरफ है वहां जाएगा, या फिर ये ध्यान में रखना है कि वो ये चित्रकला का वर्गीकरण जो है वो उस समय के आधार पर किया हुआ है, ठीक है। तो या तो इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ना है यदि, तो देखो जैसे कि केकड़ी अजमेर से टूटा है तो अजमेर यहां है तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। डीडवाना कुचामन नागौर से टूटा है तो डीडवाना कुचामन टूटा है तो ये यहां आ जाएगा। तो या तो इस तरीके से याद रखना, स्कूल वाला एरिया में ये एरिया से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। या चित्रकला पे इतना प्रभाव पड़ता नहीं है नए जिलों का, ठीक है। और ढूंढाड़, अब ढूंढाड़ यानी कि जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया है। तो इसमें क्या आएगा, आमेर, जयपुर, अलवर। अब खैरथल, तिजारा कह दो, चाहे कोटपुतली, बैरोड कह दो, वो सारे के सारे इसी में आने हैं, ठीक है ना। करौली, उनियारा, करौली, उनियारा। कौन फोन करे, हाँ महिपाल जी क्लास में हुए हैं, आबार बात करूं। उनियारा, जिलाए, ईश्वरदा, शाहपुरा, शामोद। अच्छा ये शाहपुरा फिर यूं मत कह देना गुरु जी शाहपुरा अटे भी लिखा हो और शाहपुरा थे अटे भी लिखा रहा हो, अटे लिखा हो शाहपुरा, ठीक है ना। क्या गुरु जी शाहपुरा यहां भी लिखाया है और शाहपुरा यहां भी लिखाया है। तो मेरे विद्वान साथियों ये बता दो आप लोगों को कि शाहपुरा राजस्थान में एक नहीं दो है, ठीक है ना। और थान ध्यान ही है कि दो क्या है, बीता तो थे खुद भी बदामा थे मेरू हली खायोड़ी है, तो थाने और ज्यादा ध्यान रहे भाई। ऑब्जेक्शन करने वाला और हकीकत बात है, जो ऑब्जेक्शन कराए छोरा या छोर यहाँ से भी बे मेरू तो दो बादाम हल्ली खाई ओड़ी है, आ बात तो पक्की है, जाने तो दिमाग लगा। बाकी कंफ्यूजन का इलाज तो खुद से ही होगा, कोई मास्टर कंफ्यूजन को इलाज नहीं कर सके। वही मैं कह दूं शाहपुरा दो है नहीं तो एडे सवाल मतलब ए नहीं उठना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये शाहपुरा वो जयपुर साइड वाले है। हडोती, हडोती तो बिल्कुल हब हो रहा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और दुगारी। दुगारी वैसे बूंदी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और ये तो ये क्या है वर्गीकरण, ये है आपके राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। क्या गुरु जी याद कैसे रखें, देखो बताऊं तरीका। इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आप थोड़ा सा नक्शा दिमाग में रखो, थोड़ा सा क्षेत्र आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए और पढ़ोगे ना बार बार। और दूसरी जैसे ही आप हिस्ट्री है वो चीजें पढ़ोगे उनसे ये लिंक होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग से भी पता लगा सकते हो थोड़ा बहुत के गानेराव आ गया मान लो सब, फिर आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर जो है हमारे मारवाड़ी बोलते हैं तो वो मारवाड़ साइड के हैं, तो गानेराव किस में जाएगा कि गानेराव जा रहा है अपने मारवाड़ में। इतना तो फिर थोड़ा दिमाग तो आप लोगों का चलने लग जाएगा, है ना, कि कैसे आप इसको छांट सकते हो। अभी लो स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ओके। अब आते हैं अपन इस सारणी पे। अब ये सारणी भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारणी आपको याद हो गई तो समझो कि आधी चित्रकला तो याद वैसे ही हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, पहले मेरे साथ साथ आप एक कॉपी लो, भले चाहे वीडियो को पॉज कर लो एक बार, ठीक है। पढ़ने बैठते तो वैसे कॉपी पास में होनी चाहिए, मैं कई सारी चीजें है ना एक्स्ट्रा बताता हूँ बोलते बोलते, तो वो एक्स्ट्रा लिख दिया करो कहीं रफ कॉपी में। एक कॉपी लो, अपने जिला दर्शन कैसे आई है आडी आई है ना, वैसे ही उसको आडी बनाओ और ये सारणी जैसे दिख रही है वैसे बनाओ, ठीक है। सबसे पहला काम ये करो। तो ये क्या है, अब
वीडियो को पॉज करके बना दो, फिर प्ले कर देना वापस। मैं जैसे जैसे साथ साथ चलूंगा आप लोगों को भी साथ साथ लिखना है। और सारनी जो है आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी आप लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ ही बना दो आप, आपको भी याद हो जाएगी हाथों हाथ साथ साथ में। ठीक है, पहले सारनी बना लो। चलो पेन क्या लो रहा है, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, बनाओ सारनी बनाओ। लो मैं हट जाता हूं बीच में से, ये सारनी बनाओ पहले फटाफट, फिर अपन चलते हैं आगे। भाई जैसे आप लोगों को ऑफलाइन वाला ही मजा आएगा अब इसमें। बनाओ। सबसे पहले लिखो रियासत, रंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, आंखें, स्वर्ण कला। भले एक बार रफ ही बना लो, स्केल काम में नहीं लोगे चलेगा, लेकिन एक बार बनाओ। थोड़ी बड़ी बनाना क्योंकि ये 2 पेज में करवाऊंगा मैं, है ना, ये 1 पेज है स्लाइड का, थोड़ी बड़ी बनाओ सारनी। चले करें शुरू। सबसे पहले जयपुर। जयपुर चित्रकला शैली में जो ज्यादा रंग प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है आप लोगों के हरा। कौन सा हुआ है? हरा। ठीक है, अब देखो ये जो है मुगलों का प्रभाव ज्यादा पड़ा है पाकिस्तान के, या आप देखोगे इस्लाम से संबंधित जो है या मुस्लिम वर्ग है उनका प्रिय रंग कौन सा होता है? हरा होता है। वैसे पर्यावरण प्रेमियों का भी रंग कौन सा होगा? हरा होगा। अच्छा, यहां जयपुर और यहां अलवर, इसमें भी दोनों में लिखना, दोनों में जयपुर अलवर देखो पास पास ही है, तो दोनों के अंदर रंग कैसा है? हरा है। ठीक है, फिर आओ पशु पे। ठीक है, यहां पशु जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है घोड़ा। भाई इनका चित्रण ज्यादा हुआ है, वो चीज है, तो पशु यहां पे भी लिखो आप घोड़ा। ठीक है, क्या लिखना है? घोड़ा। पक्षी में दोनों के अंदर आप लोगों को लिखना है मोर। ठीक है, मोर का ज्यादा वर्णन मतलब चित्रण हुआ है। जहां वर्णन कह रहा हूं ना वहां चित्रण याद कर लेना, बढ़ाते बढ़ाते दिमाग में रह जाए। ठीक है, अच्छा वृक्ष का जहां पे पूछे वहां ध्यान रखना पीपल या वट, पीपल या वट, और ये भी यहां अलवर के अंदर भी यही है। ठीक है, ये चीज। फिर आती है कि आंखें। अच्छा आंखें कैसी? आंखों का मतलब क्या है? आंखों का मतलब है कि स्त्रियों के जो चित्र हैं उनमें आंखें कैसी बनाई गई है। ठीक है ना, ये मतलब है। तो आंखें इसमें जो है आप कह सकते हो मीन नहीं कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो मछली के समान, मछली के समान। ठीक है, और यहां पे भी यही है, यहां पे भी अलवर के अंदर भी यही है, मछली के समान। अब आओ स्वर्ण काल पे। यदि आप जयपुर का स्वर्ण काल देखते हो तो जयपुर का जो स्वर्ण काल है वो आपको याद रखना है प्रताप सिंह के समय। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। अच्छा अलवर का कौन सा राजा फेमस था जिसको अपन बार बार पढ़ते हैं? तो बिल्कुल ही आपके जो दिमाग में आता है वही है विनय सिंह के समय। किसके समय? विनय सिंह। तो देखो जयपुर और अलवर में तो आप लोगों को याद करना कितना आसान हो गया कि सेम सेम ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे जोधपुर बीकानेर में भी सेम सेम आएगा, अपने कोटा बूंदी में भी समान आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं हट रहा हूं स्क्रीन से। देखो जयपुर का जो रंग है वो कैसा है? हरा। पशु कौन सा है? घोड़ा। पक्षी कौन सा है? मोर। और वृक्ष कौन सा है? पीपल और वट, पीपल या वट। फिर आंखें कैसी है? मछली के समान है। स्वर्णकाल किसका है? जयपुर में प्रताप सिंह के समय, और इनके अलवर के अंदर है विनय सिंह के समय। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब चलो आओ आगे। अब आते हैं अपन जोधपुर और बीकानेर। अब देखो वैसे चित्रकार को जो दिखता है वही वो चित्रित करता है, उसके दिमाग में वही वो रहती है चीजें। तो यहाँ पे जोधपुर बीकानेर साइड आता है तो यहाँ पे इनको क्या दिखते हैं? दोरे, और दोरों में दूल। दूल का रंग कैसा? आपने यहाँ पे, यहाँ इस साइड दोरों वाली दूल कैसी है? पीली। तो यहाँ पे रंग आपको लिखना है पीला, यहाँ पे भी और बीकानेर में भी। अब जोधपुर से ही तो बीकानेर निकला है भाई, शाखा इनकी जो है यहीं से तो जोधा जी के पुत्र बीकानेर बसाया है, तो यहाँ पे इनमें से ही तो निकला है। तो यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे देखो घोड़ा तो था ही, ठीक है, घोड़े के साथ में यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना ऊंट भी है। ठीक है ना, घोड़े के साथ में ऊंट भी है। और यहाँ जोधपुर और जोधपुर के साथ में बीकानेर भी आप लोगों को, बीकानेर में भी सेम करना है, जोधपुर के साथ साथ बीकानेर के अंदर भी यही करना है। ठीक है, फिर देखो आते हैं पक्षी। तो पक्षी में यहां पे लिखना है चील, या की जगह और पढ़ोगे ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पे भी ये और यहां पे भी ये, चील और कौवा। देखो कागला ही दिए। ठीक है, मरु प्रदेश कौवे को बोलते हैं मारवाड़ी में कागला। हाडो भी क्या है? हाडा। अच्छा हाडा वो चौहान वाले हाडा नहीं, मारवाड़ी में कौवे को भी हाडा कहा जाता है। ठीक है ना, तो चील कौवे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, तो चील कौवे। फिर आएंगे यहाँ पे पूछेंगे आपको
कि यहाँ पे वृक्ष कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है यहाँ वृक्ष जो है वो आम का आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? आम के वृक्ष के चित्र ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, और फिर पूछे कि आंखें कैसी है, तो आंखें ध्यान में रखनी बादाम के समान। ठीक है, बादाम के समान आंखें, बादाम के समान आंखें हैं। अब आओ यहाँ पे स्वर्णकाल। अब यह स्वर्णकाल में ट्विस्ट है। स्वर्णकाल में या तो आप ध्यान रखेंगे जसवंत सिंह, क्या ध्यान रखना है? जसवंत सिंह। यहां या फिर आपको ध्यान में रखना है जोधपुर के अंदर मालदेव। क्या ध्यान में रखना? मालदेव। अब मालदेव के समय, वैसे सुनो मेरी बात, क्या सर दो क्यों? मालदेव के समय यहां की चित्रकला का स्वतंत्र रूप सामने आया था, यानी कि बिना किसी प्रभाव के भी देखने को मिली थी। मुगलों का सबसे ज्यादा प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय देखने को मिला था, फिर उन्होंने देखो वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, तब देखने को मिला। जसवंत सिंह के समय यहाँ पे चित्रकला का विकास ज्यादा हुआ था, तो स्वर्णकाल ऐसे जसवंत सिंह है। लेकिन स्वतंत्र रूप से मालदेव के समय आई है, तो मालदेव भी आपको ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहले प्राथमिकता जसवंत सिंह, फिर मालदेव। ठीक है, आओ फिर बीकानेर। बीकानेर में कला प्रेमी शासक सबसे ज्यादा, ईमानदारी से बता देना, कला प्रेमी शासक नाम लेते ही बीकानेर में किसका नाम दिमाग में आता है? बिल्कुल जो आ रहा है वही है अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह। ये होगी एक पेज आपके सारने की कंप्लीट। साथ साथ में लिखी है कि नहीं? हाँ, साथ साथ लिखना। आप देखो ऑफलाइन क्लास होती तो मेरी नजर रहती कि हाँ कौन लिख रहा है, कौन चुपचाप कसमादी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन में भी मैं तो ऑफलाइन वाला मजा आप लोगों को दिला रहा हूं। चलो बढ़िया, अब ले लो एक स्क्रीनशॉट भी ले लो हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भी ले लो। आंखें बादाम के समान, वृक्ष आम। ठीक है ना, और ये कितना बढ़िया है कि जयपुर अलवर एक जैसा हो रहा है, जोधपुर बीकानेर तो आज ज्यादा लोड पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, और बाकी जो विशेषता है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको करवाता जाऊंगा, तो उसमें चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। हो गया? चल अब देखो, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि सारनी थोड़ी सी बड़ी बनाना। ठीक है, उसका कारण यह है कि अब देखो वो हुए, अब यहां पे अपन पढ़ेंगे उदयपुर, कोटा, बूंदी और किशनगढ़। ये मुख्य मुख्य चित्रकला शैलियों के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, अब आओ उदयपुर। उदयपुर में जो रंग है साथियों वो है लाल, जिसे कहा गया हीगलू। ठीक है ना, ये शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, लाल हीगलू। अब उदयपुर देखो, राजा क्या सब प्राचीन शासक क्या या सब प्राचीन वंश क्या, वो क्यों उदयपुर होनी, तो यानी कि हाथी। ठीक है ना, पशु के अंदर क्या ध्यान में रखना है आपको? हाथी। पक्षी के अंदर क्या ध्यान में रखना है पता है? चकवा चकवी, चकवा चकवी, या फिर चकोर पक्षी, या फिर चकोर पक्षी कह सकते हो। ठीक है, वृक्ष के अंदर ध्यान में रखना कदम्ब, कदम के वृक्ष। ठीक है, आंखों के अंदर क्या ध्यान रखोगे? आंखों के अंदर ध्यान रखना, देखो अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रभावित हुआ था? कि मृग नयनी पद्मिनी। ठीक है, यानी कि आंखों के अंदर ध्यान में रखना हिरण के समान। ठीक है, हिरण जैसी, हिरण जैसी। ठीक है, आंखों के अंदर क्या ध्यान में रखोगे? हिरण जैसी आंखें आपको ध्यान में रखनी है। देखो लाल हीगलू, हाथी, चकवा चकवी, कदम, हिरण जैसी आंखें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अपने रहा स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल में ध्यान रखना जगत सिंह प्रथम, स्वर्णकाल में जगत सिंह प्रथम, या फिर एक और ध्यान रखना अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह वैसे क्या ध्यान रखोगे पता है? अमर सिंह जो है वो चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल इनके समय रहा है, स्पेशली चावंड का रहा है। और उदयपुर का ध्यान रखना है जगत सिंह प्रथम। ठीक, अब ये उदयपुर एक अलग से याद रखना है। कोटा बूंदी में फिर वापस समान चलेगा, कोटा बूंदी में फिर वापस समान है। चलो मैं यहां पेन ही चेंज कर देता हूं, कोटा और बूंदी है ना। अब देखो कोटा बूंदी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है नीला कलर। अब मैंने देखो उल्टा कर दिया, नीले को लिखा लाल में, लाल को लिखा नीले में। तो चलो ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। यहां पे नीला तो करते हो, साथ में एक और लिखना सुनहरी बूंदी के अंदर, यानी नीले के साथ में सुनहरी का भी प्रभाव देखने को मिला है, वो बूंदी के अंदर है। ठीक है, साथ साथ बना नहीं, साथ नहीं, पहले कह रहा हूं मैं आपको। ठीक, और अब आते हैं अपन यहां पे अपने आ जाते हैं पशु और पक्षी के ऊपर। ठीक है, तो पशुओं के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पे चित्र मिले हैं शेर और हिरण के, शेर और हिरण के, यहां पे भी शेर और हिरण के। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे शिकार के चित्र ज्यादा देखने को मिले, हाड़ौती कोटा बूंदी साइड तो शिकार के देखने को मिले, तो शेर हिरण ध्यान में रखना अपन को। ठीक है ना, तो शेर और
हिरण के चित्र ज्यादा देखने को मिले हैं, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं पक्षी पे, तो पक्षी जो देखने को मिले हैं वो बतख का चित्र अपन को देखने को मिलते हैं। पक्षी में बतख के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष में देखने को मिला है खजूर, वृक्ष में देखने को मिलता है खजूर के चित्र, वृक्ष में देखने को क्या मिलता है, खजूर के चित्र। आंखों की बात करें तो ध्यान रखना आम के पत्ते के समान, आम के पत्ते के समान, और यहां पे भी यही सेम, ठीक है। स्वर्णकाल की बात करते हैं, पहले कोटा, तो कोटा में स्वर्णकाल लिखना राव उम्मेद सिंह, राव उम्मेद सिंह के समय, ठीक है। और यहां बूंदी में लिखोगे तो राव सुरजन सिंह। देखो क्लास ये थोड़ी सी लंबी तो हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। यहां पे आ जाएगा राव सुरजन सिंह और राव उमेद सिंह, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब आते हैं आगे, अब आते हैं अपन किशनगढ़। अब किशनगढ़ वही बनी ठनी मोनालिसा, ठीक है, राजस्थान की मोनालिसा कह सकते हो, भारत की मोनालिसा कह सकते हो, किशनगढ़। अब किशनगढ़ में देखो झीलों के चित्र देखने को मिले हैं, केले के चित्र देखने को मिले, केले के पत्ते, ठीक है। बोहरा यानी कि यहां कृष्ण भगवान से संबंधित और प्रेम आधारित चित्र ज्यादा देखने को मिले। सबसे पहले आते हैं अपन रंग पे, तो यहां जो रंग देखने को मिला है साथियों वो है, ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां रंग जो देखने को मिला है वो गुलाबी और सफेद, गुलाबी और सफेद, अच्छा ये दिख तो रहा है आपको, हाँ ठीक है, गुलाबी और सफेद रंग ज्यादा देखने को मिले। पशु के ऐसा कोई स्पेशल देखने को नहीं मिला, लेकिन ये ध्यान रखना कि भौरे के चित्र देखने को मिले, भौरा, भौरा होता है ना, वो भौरे के चित्र देखने को मिले। पक्षी की बात करें तो यहाँ पे भी मोर के चित्र देखने को मिले पक्षी में, ठीक है। वृक्ष की अपन बात करें तो केले का वृक्ष देखने को मिला है, केला, ठीक है, केले का वृक्ष। और यदि अपन बात करें आंखों की, ठीक है, तो आंखें जो है वो तीर कमान के समान, तीर कमान या कमल, तीर कमान या कमल के समान, ठीक है। और स्वर्णकाल जो है वो सावंत सिंह, सावंत सिंह, नागरी दास जिसे कहा गया, ठीक है। ये है इनका वर्गीकरण पूरा का पूरा। देखो गुलाबी और सफेद कलर है। पशु में आएगा भौरा, पशु तो नहीं, भौरे को पशु नहीं कह सकते, इंसेक्ट होता है वैसे, लेकिन पशु स्पेशली इतना है नहीं उल्लेख, इसलिए आपको ध्यान रखना है भौरा, ठीक है। फिर भौरे के अलावा ध्यान रखना पक्षी में मोर, वृक्ष के अंदर केले के चित्र है, आंखों के अंदर तीर कमान के समान या कमल के चित्र है, और सावंत सिंह के समय स्वर्णकाल है। और इस तरीके से आप लोगों को ये सारणी पूरी की पूरी याद हो जाएगी। और सारणी याद हो गई ना तो मैं कह रहा हूं आदि चित्रकला आपको याद होगी। अब जैसे मैंने बनाई है वैसे वैसे आप लोगों ने बनाई है, आपको कैसे याद होगी मैं बताऊं, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने बना दी एक बार ध्यान से देखो, दो दो समान समान वाली कौन सी है वो ध्यान से पढ़ो उसको, उसके बाद में करो बंद मोबाइल भी और बाकी सारी चीजें, एक प्लेन पेज पे फिर से सारणी बनाओ फ्रेश और उसमें लिखो। उसमें फिर आपको दो चार चीजें आप लोगों के मिसिंग होगी, आप बोलोगे, फिर वापस एक और सारणी बनाना, उसमें आपके क्लियर, बस यही फंडा है। फिर आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी और इसके बाद में आप ये सारणी भूलोगे नहीं। फिर दो चार दिन में एक बार वापस याद कर लेना, इसको बना देना, फिर आपके कंठस्थ हो जाएगी ना, फिर आपको तो दिमाग में फिर फिट ही रहेगा। अच्छा बूंदी में तो सुनहरी और नीला कलर था, कोटा में नीला कलर था, सीधा याद है। किशनगढ़ में गुलाबी सफेद था, सीधा याद आएगा। उदयपुर लाल हिगलू हाथी, बस सीधी सारी चीजें यूं चिपक जाएगी दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये ले। अच्छा स्क्रीनशॉट आपके लेने की जरूरत ही नहीं, मैंने साथ साथ बनवाई है। वन लाइनर के अंदर मैंने दे रखी है, जिनके पास में है तो उनके पास बनी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस करना, मैंने भी तो साथ साथ में की है, आप लोगों को बनाई है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करना। और ये बढ़िया पढ़ रहे हो, साथ साथ बता दूं बहुत कम समय में, यानी कि बहुत जल्दी ये टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट होने वाली। जिसको अभ्यास करना है और इंतजार में है कि सर कोई ऑफर देंगे, कोई ऑफर इस पे नहीं आने वाला है। अपनी टेस्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ जब लॉन्च करते हैं तब 5-7 दिन ऑफर देते हैं, जो दे चुका मैं, और अब इसके ऊपर कोई ऑफर आने वाला नहीं है। यदि किसी को ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसकी व्याख्या देखोगे तो तबीयत खुश नहीं हो जाए तो मुझे कहना, ये कीमत इसकी कुछ नहीं है, ये मतलब न के बराबर है इसकी ये कीमत, क्योंकि ये एक्चुअल में 50 टेस्ट तो आप लोगों के 50 जिलों के जुड़ने ही है। अब लगभग नए जिलों के पूरे जुड़ने वाले 50 टेस्ट तो वो जुड़ने ही है, साथ में मैं आप लोगों को बाद में समेकित और संभाग दर्शन के टेस्ट भी देने वाला हूं। यानी कि ये कीमत इसकी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लागत और लागत से भी कम आप कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये ज्वाइन नहीं किए तो कर लेना, वापस बता रहा हूं, फिर सोल्ड आउट हो गई,
फिर बाद में कहोगे गुरुजी हमारे तो ज्वाइन करनी थी, वापस खोलो, भवे नहीं खोली जाए। क्योंकि मैं बहुत बार कह दियो, ठीक है, जिन्हें ज्वाइन करनी है 2-3 दिन के अंदर अंदर कर लो, सोल्ड आउट हो गई फिर जयराम जी की, ठीक। बाकी बढ़िया, अपने सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों को पता है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, हर अपडेट वहां पे दे दी जाएगी आप लोगों को। बाकी क्लास को शेयर करना चाहो तो कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, बस पढ़ लो आराम से, सिलेक्शन ले लेना। आप देखो कितने लोगों ने सिलेक्शन लिया। अगली बार आप लोगों का नंबर है, यदि व्यवस्थित और नियमित और सही ढंग से पढ़े तो, नहीं तो फिर बार बार प्रयास तो करना ही पड़ता है ना, आपको अच्छा लगता है बार बार प्रयास करना, ना हमें। इसलिए फटाक से लो नौकरी, फ्री हो, अपने आप को फ्री करो फटाफट। भाई फैमिली के लिए भी तो जीना है ना, अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, जो सोचा अरमान पूरे करने हैं, तो फटाफट नौकरी निकालो। क्यों लेकर बैठे हो 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना नहीं बनानी है, फटाफट जैसे क्लियर होता है, एग्जाम क्लियर हुआ, फटाफट निकाल के फ्री, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद।